बच्चों नमस्कार। ये यूपीपी यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रकार एग्जाम में हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं, हमने इसमें भी हिंदी के 40 प्रश्नों को कवर किया है। इसमें सभी चैप्टर के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हमने हिंदी के अपठित गद्यांश को भी कवर किया है। जिस प्रकार से एग्जाम में लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश से, हमने भी इसमें अपठित गद्यांश के 3 प्रश्न कवर किए हैं। इसमें सभी चैप्टर के लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्ग में 2 महाप्राण होते हैं, 3 अल्प प्राण होते हैं। 3 अल्प प्राण, 2 महाप्राण, कुल मिला के 5 वर्ण होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण में आता है, दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। तो च वर्ग में कितने आएंगे? 2 आएंगे, दूसरा और चौथा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें हम लोग शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, जो पुल्लिंग रहेगा वही सही रहेगा। तो व्यय, पहला शब्द व्यय है, तो व्यय किया जाता है। एक शब्द हमने प्रयोग किया, व्यय को व्यय किया जाता है, तो ये पुल्लिंग शब्द हमको मिल गया पहला ही। दूसरा अगर हम ट्राई करें तो लहर उठती है, वो स्त्रीलिंग है। आय बढ़ी है, स्त्रीलिंग है। नहर बड़ी है, वो स्त्रीलिंग है। तो तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि व्यय पुल्लिंग है। व्यय का हमने प्रयोग किया शब्द में, व्यय शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग किया कि व्यय किया जाता है, तो ये पुल्लिंग में पता चला। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, ये स्टेटमेंट है। इसमें कह रहा है कि रेखांकित शब्द का पहचान करें। रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। तो क्या क्षण जो है सदैव एकवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? नहीं। सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? नहीं। सदैव एकवचन के रूप में? नहीं। क्या ये बहुवचन है? नहीं, ये एकवचन है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम। ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का की पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था डॉक्टर दीनसिप्स ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया का मूल रूप कर्म नहीं होता, व्याकरण नहीं होता, भाषा नहीं होता, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, अकर्मक पूछा है। पहला शब्द देखिए, पहला वाक्य, मैं सोता हूँ, तो सोने इसमें अकर्मक है, पहला ही सही हो गया। हम किसी भी वाक्य में अकर्मक को पहचान करने के लिए देखेंगे कि वो काम करने से क्या कोई चीज़ घट रहा है, कम हो रहा है। जैसे किताब पढ़ना, तो किताब पढ़ने में क्या है, किताब कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं तो आगे आगे नहीं पढ़ना है। स्कूल जाना है, तो हम जहाँ तक जा चुके हैं वो भाग खत्म हो चुके हैं, आगे जाना है। नोटबुक दी, तो नोटबुक शिक्षक ने मुझे एक नई नोटबुक दी, तो शिक्षक के पास अब नोटबुक नहीं रही, शिक्षक के पास से ख़त्म हो गई। राम ने खिलौने खरीदे, राम ने खिलौना खरीदा, तो अब दुकानदार के पास नहीं रही। लेकिन ये क्या है कि मैं सोता हूँ, तो इसमें ये अकर्मक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं।
इनमें पहला भाग है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरे, हैं, ऐं, ओह इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? क्या ये प्रशंसनीय क्रिया विशेषण है? तो प्रशंसा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है शोकाकुल क्रिया विशेषण, तो शोक के समय भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। हर्ष के समय भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि आश्चर्य के समय इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य में अरे, आश्चर्य की बात, ये सभी शब्द जो दिए गए हैं, अरे, है, ऐ, ओह, ये सभी आश्चर्यबोधक है। अगला प्रश्न, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं पहचानने के लिए। देशज शब्द, तो खिचड़ी एक देशज शब्द है। अगला तत्सम विदेशज और तत्व नहीं, जो खिचड़ी एक देशज शब्द है। प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है, दोनों शब्दों को ढूंढना है। चलिए, कह रहा है डैश डैश और डैश डैश दोनों एक वाक्यांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। मूल शब्दों में संधि और समास को नहीं जोड़ा जाता, क्रिया और समास को नहीं जोड़ा जाता, उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ करके किसी भी शब्द में एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द जो थोड़ा सा विकृत रूप होता है, जैसे कपूर, कपूर का होता है कर्पूर, ये तद्भव शब्द है। कर्पूर तत्सम है और कपूर तद्भव है। मयूर तत्सम शब्द है, पक्ष तत्सम शब्द है, मानसिक तत्सम शब्द है। ठीक है, बल्कि कपूर एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन है सही जवाब। प्रश्न संख्या 15, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो प्रत्यय का अर्थ है पीछे लगेगा। नैतिक का संधि विच्छेद करेंगे, नैतिक के संधि विच्छेद में पता चलता है कि नीति धन इक, तो प्रत्यय हमने इक प्रत्यय लगाया है, एक प्रत्यय, ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव महाधन उत्सव, महाधन उत्सव ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? जैसे वनवास, तो वन में वास, देश निकाला, तो देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता, तो ये गलत है और गलत को ही चुनना था, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष, तो अपकर्ष ही सही है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न 19 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? खर शब्द का समानार्थी क्या राक्षस का नाम है, क्या उसका, या एकमात्र, या गधा? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिए, ताकि मैं बताऊंगा बाद में। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो सांप का पर्यायवाची अहि को सांप भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? अनंत शब्द का अर्थ है शेषनाग, अंतहीन, आकाश या आशा। आशा अनंत का अर्थ नहीं होता है। अनंत के अर्थ में शेषनाग आता है, अंतहीन आता है, आकाश आता है, अनंत का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है?
पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द है प्राची, जब उदीच, कापी और आवाज नहीं होता। प्राची शब्द सही है, ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 30, भारत में स्त्रियां का सम्मान किया जाता है, ये स्टेटमेंट है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? भारत सही है, मैं सही है, स्त्रियां नहीं, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्त्रियां था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, स्त्रियां था और यही गलत था, स्त्रियां होना चाहिए, तो यही त्रुटिवाचक है, स्त्रियों होना चाहिए, जो कि सही लिखा गया है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों लिखा है, सही है। अगला प्रश्न 24, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो परमार्थ ऐसे नहीं लिखा था, परमार्थ इस प्रकार लिखा जाता है, परमार्थ। आशीर्वाद सही है, महर्षि सही है, सूर्योदय सही है। प्रश्न संख्या 25, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। वाक्य क्या है? गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? लेकिन शब्द होना चाहिए यहाँ पे सही। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे लेकिन और समाप्त सही है। लेकिन और समाप्त कहाँ पे है? लेकिन या किंतु दोनों सही है, किंतु समाप्त होने पर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मेरी जेब। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो काल में देखिए पहला भविष्य काल दिया है, भविष्य काल हो नहीं सकता। वर्तमान काल सही, वर्तमान काल सही, वर्तमान काल सही। 10 रुपए हैं तो इसका मतलब ये संदिग्ध नहीं है, संदिग्ध खत्म। 10 रुपए हैं मतलब पूर्ण है, तो ये अपूर्ण वाला खत्म। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न 27 नंबर, मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो गलत। अर्थपूर्ण गलत। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य सही है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। ऑप्शन सी सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए ही सही है, निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से डैश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, जान पर खेलना मुहावरा दिया है, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा जोखिम लेना, तो पहला ही सही जवाब है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव शोक होता है? रौद्र का स्थायी भाव शोक नहीं होता, वीर का नहीं होता, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। 31 नंबर का प्रश्न, जहाँ छंद में सभी चरण समान हो उसे क्या कहा जाए? यानी कि सम्मान पूछ रहा है, तो समान में विषम नहीं हो सकता, सममात्रिक हो सकता है। अर्ध सममात्रिक, मात्रिक छंद नहीं। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित में से कौन से माने जाते हैं? अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास इनमें से किसने किया? तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया डॉक्टर ग्रियर्सर ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, कौन मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 35,
हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी प्रेम सागर नहीं है, इंदुमती है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन इंदुमती और यही सही है। ऑप्शन बी सही जवाब। 36 नंबर का प्रश्न, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जान आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है परमानंद की नहीं है, कबीर दास जी की है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 37 नंबर का प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है 38, 39, 40 तीनों प्रश्न में अनुच्छेद पढ़ करके उत्तर देना है। 38 नंबर कह रहा है कि किसी भी कार्य में वो पूरा अपठित गद्यांश वाला है। अपठित गद्यांश में 3 प्रश्न है, मैंने शुरू में ही बताया, तो इसको पढ़ते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और न ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी मन को भरपूर नींद की भी अत्यंत जरूरत होती है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें अब प्रश्न देखिए, प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन ही मन डरने से या भरपूर तैयारी न करने से क्या होता है? परीक्षा में असफल होंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। 40 नंबर कह रहा है कि सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थी को क्या लाभ मिलता है? क्या लाभ मिलता है? मन पढ़ाई से विचलित हो जाता है, ये इस अनुच्छेद के अनुसार गलत है। समय व्यर्थ हो जाता है, यह भी गलत है। मन को शांति मिलती है, यही सही है। ऑप्शन सी सही जवाब। इस प्रकार ये 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।